तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि जो एटॉमिक रेडियाई थी वो क्या होती, लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले डिक्रीज हो रही थी, फिर कांस्टेंट हो गई थी ऑलमोस्ट, और क्या हुई थी, इंक्रीज हो गई थी। फिर कहा था 3D 4D और 5D में साइज ऊपर से नीचे गए थे, तो 3D का साइज कम है किससे, 4D से, लेकिन 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया था, ड्यू टू लेंथ एंड वेट। डेंसिटी की मैंने बात की थी, तो डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही थी, लेकिन कॉपर और जिंक में कॉपर की ज्यादा हो गई थी, बताया था आप लोगों को। और सबसे ज्यादा डी ब्लॉक में किसकी डेंसिटी थी, ऑस्मियम और इरेडियम। फिर हम लोगों ने बात की थी किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा किसकी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक एलिमेंट, नंबर ऑफ NH इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा किसकी आई थी, ऑस्मियम और रुथेनियम की, कितनी आई थी, +8। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसकी थी, मैंगनीज की, +7। कर सकते थे कि नहीं कर सकते। फिर बता दो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनते हैं वो जनरली आयनिक होते हैं, और हायर में, बहुत बढ़िया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, KMnO4 या K2CR2। कर सकते हो। अब मैंने बताया था जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो कब ज्यादा होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा, जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, कम होगा। और कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि खुद में ही मस्त है, तो दूसरे जिंक से इतना अच्छा बॉन्ड। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसकी थी, जिंक की थी। कर लोगे या नहीं कर लोगे, सबसे कम किसकी थी, स्कैंडियम। और बीच में मैंने आप लोगों को पूरा ऑर्डर बताया था, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि जो SRP होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी यहाँ पर, सब्लिमेशन एनर्जी यहाँ पर क्या भी लिख सकते हैं, एटमाइजेशन, क्लियर। दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिकल, तो जिंक ऊपर आया था, याद है। फिर हाइड्रोजन आया था, फिर कौन आया था, ऊपर आया था। जिंक का कितना था अगर याद हो, -0.76। इसका कितना था, 0। इसका कितना था, +0.34 प्लस, ये किसकी वैल्यू थी, बताया था आप लोगों को। तो मैंने कहा था जो ऊपर वाली मेटल्स होती हैं वो रिएक्टिव होती है, वो एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, लिबरेट। पर नीचे वाली, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग ए पॉजिटिव ई नोड मतलब SRP। तो पॉजिटिव SRP है कि नहीं है, अकाउंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम। तो कॉपर क्या हाइड्रोजन को लिबरेट कर पाएगा एसिड, लेकिन यहाँ पर किन से कर पाएगा, सिर्फ जो क्या होंगे, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड, जैसे नाइट्रिक और हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद। तो कॉपर से कौन से एसिड रिएक्ट करेंगे, जो सिर्फ कौन से होंगे, ऑक्सीडाइजिंग। कौन से होंगे, तभी वो उसको रिड्यूस कर पाएगा, और वो खुद उसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा और खुद रिड्यूस हो पाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे, ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, सच में। चलूं आगे। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसकी टेबल। तो इसकी टेबल देख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इनका देखो SRP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो SRP अगर आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ से यहाँ गया तो क्या हुआ, इंक्रीज। फिर वापस से क्या हुआ, इंक्रीज। सर इंक्रीज कहाँ हो रहा है, अरे माइनस में है ना भाई, इंक्रीज हो रहा है। फिर एक्सेप्शन आया, अगर इस एक्सेप्शन को हटा दूं एक बार, फिर वापस से क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज। अरे डिक्रीज कहाँ है भाई, -0.90 से -0.54 इंक्रीज हुआ है। नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। सर क्या बोल गए, फिर वापस से क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर वापस से क्या हुआ है, अब देखो इंक्रीज तो हुआ है पर वेरिएशन ज्यादा आया है क्या। तो एक तरह से एक्सेप्शन एक तो आया मैग्नीज में, एक किस में आ रहा है, निकिल में। निकिल में इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कोई ज्यादा डिफरेंस। नेक्स्ट बताओ, कॉपर का क्या हो गया, प्लस, ये एक्सेप्शन आ गया +0.34। और फिर वापस से जिंक का क्या हो गया, आया ना। तो मेजरली जब हम लोग SRP की बात करेंगे तो इनमें 3 एक्सेप्शन की आपसे पूछ सकता है, या तो किसकी, मैग्नीज की, या फिर जिंक, या फिर निकल। कितने एक्सेप्शन के बारे में पूछ सकता है, कौन कौन से, कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, मैग्नीज, निकिल और। तो आपसे पूछेगा जो मैग्नीज, निकिल और जिंक है उनका SRP में क्यों वेरिएशन आ रहा है, क्यों इरेगुलरिटी जा रही है इतनी, है ना। तो दो का रीजन तो आपके पास पता है, मैग्नीज और जिंक का।
तो मैग्नीज और जिंक में तो क्या चेक दोगे, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। और निकिल में ऐसा क्यों आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो SRP है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, बताया था, एक सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और तो निकिल के लिए जो निकिल होता है उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा निकल जाती है, जो Na+2 आयन होता है उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी काफी, तो ये इसलिए एक्सेप्शनल है। तो अगर पूछा जाए मैग्नीज और जिंक में क्यों एक्सेप्शनली आया है, थोड़ा सा इरेगुलरिटी, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी, और निकिल में तो देखो यहाँ पर लिखा है वेरी गुड, लिखा है, या वेरी गुड की जगह वेरी इंपॉर्टेंट लिखे ना, तो वेरी गुड कर लोगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड डी सबशैलिन Mn+2 D5 बन जाएगा, द कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन इन and related to their E node value, whereas E node for Ni is related to their highest negative। खुद देखो ना, यहाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी लिखी हुई है, देखो Ni+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी दी हुई है, देखो कितनी ज्यादा निकली है, सबसे ज्यादा निकली है, नहीं निकली है निकिल और कॉपर में। माइनस का मतलब क्या, इतनी एनर्जी, तो मतलब Na+2 का हाइड्रेशन काफी, नहीं समझ में आया। तो अगर मैग्नीज और जिंक की पूछे जाए कि इसमें इरेगुलरिटीज क्यों आई है, और निकिल में इरेगुलरिटीज क्यों आई है SRP में, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था, कोई दिक्कत कर लोगे। अब एक काम आप लोगों के लिए छोड़ा है, एक काम आप लोगों के लिए छोड़ा है, कौन सा ट्रेंड पढ़ना है आप लोगों को, ये +2 से +3 वाला, ये आपको रीड करना है, लिख देता हूं मैं, ठीक है, आया ना, फिर शेयर हो जाएगा, कर लोगे अब इतना तो काम। वैसे कुछ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसका। नेक्स्ट आता है ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, है ना, तो इनसे काफी सारे क्वेश्चन मैंने देखे बन सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मेटल पर कौन सा चार्ज आएगा, मेटल भी भाई दानी है, डोनेट करता है कि नहीं करता है, हाँ या ना। तो कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन किसी मेटल पर ला सकता है, उसकी बातचीत हम लोग करेंगे, है ना। तो क्रोमियम मैक्सिमम कितनी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, मैग्नीज कौन सी कर सकता है, तो मैग्नीज को अगर +7 करानी है तो मैग्नीज का फ्लोरीन के साथ क्या बनाना पड़ेगा, Mn। तो मैग्नीज को कितने फ्लोरीन अटैच करने पड़ेंगे, और ये कंपाउंड स्टेबल, ये कंपाउंड स्टेबल। तो देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर काफी सारी चीजें मुझे देखने को मिली, जैसे टाइटेनियम है वो क्या बना रहा है, Ti। तो टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम क्या होता है 3d2 4s2, तो आउटर मोशन में एक तरह से 4 है, तो +4 तक शो कर सकता है ये, तो TiX4 बना लिया ट्राइलर। वेरिडियम कहाँ तक कर सकता है मैक्सिमम, +5 तक, तो क्या बना लिया। क्रोमियम मैक्सिमम कहाँ तक कर सकता है, +6 तक, तो क्या बना लिया। तो वेनेडियम, टाइटेनियम और क्रोमियम में तो कोई दिक्कत, तो क्रोमियम का फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, CRF। मैग्नीज +7 शो कर सकता है, तो क्या बन सकता था, MnF7, लेकिन वो स्टेबल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे लगी ये लगी, द +7 स्टेट ऑफ मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन, तो जो सिंपल हैलाइड होते हैं वो +7 को शो नहीं कर सकते। क्लियर है। तो जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तो है, लेकिन वो फ्लोरीन की वजह से MnF7 नहीं मिल सकता है, क्लियर है। वो किसकी वजह से मिल सकता है, ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऑक्सीजन की सबसे अच्छी खास बात क्या है, वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2+2 चार्ज लाएगा उसके ऊपर, जबकि फ्लोरीन तो कौन सा बॉन्ड बनाता है। अब मैग्नीज से साथ साथ फ्लोरीन गिरेंगे तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, स्टेरिक इंडेक्स काफी ज्यादा हो जाएगा। और मैग्नीज से 3 ऑक्सीजन और 1 फ्लोरीन घुलेगा तो कोई दिक्कत, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बना लेंगे। और फ्लोरीन खासियत क्या है, 2 बॉन्ड बनाएगा, सॉरी फ्लोरीन नहीं, ऑक्सीजन की क्या खासियत है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें -2, तो इसमें सीधा कितना जाएगा, तो फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये फिर +7 तक पहुंचा सकता है, कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो +7 में कौन सा हो सकता है पॉसिबल, Mn, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जो मैग्नीज है वो फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, मैक्सिमम बनाएगा, तो Mn, इससे ज्यादा ये बना लेगा, लेकिन Mn
नोट। सर ऐसी लाइन तो हमको दिखी नहीं, ऐसी लाइन अगर नहीं भी दिख रही है तो अभी आ जाए, यहाँ पर देखो, देखो टाइटेनियम के साथ बना लिया +4 में, वेरियम के पास +5 में बना लिया, क्रोमियम के साथ +6 में बना लिया, लेकिन मैग्नीज के साथ +7 में बनाया क्या? मैग्नीज के साथ किस में बनाया? अच्छा आयरन तो आपको पता, आयरन तो फ्लोरीन, क्या क्लोरीन भी बना लेगा, FeCl2 FeCl3। तो जब क्लोरीन बना रहा है, ब्रोमीन बना रहा है, तो फ्लोरीन तो बना ही लेंगे, हाँ या ना? कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट कौन सी शो करता है, +2 या +3? तो इसके साथ भी यही बनाएगा। निकिल क्या करता है, +2, तो +2 में बना लेगा। कॉपर क्या करता है, +1 और उसमें बनाएगा। जिंक +2 शो करता है, तो उनमें तो बना ही लेगा कि नहीं बना लेगा? तो मैग्नीज में MnF7 बनेगा क्या? क्या बनेगा? मैक्सिमम अगर पूछा जाए, मैक्सिमम अगर पूछा जाए कि मैग्नीज फ्लोरीन के साथ कौन सा कंपाउंड बनाएगा, MnF, और उससे ऊपर नहीं बना सकता है। क्लियर है? बाकी सारे मैंने बता दिया आप लोगों को, तो इनमें से जो जो मैंने किए हैं वो आप लोग कर सकते हैं। बाकी नीचे वाले तो बना ही लेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तो, हाँ या ना? मैक्सिमम में कितना बना सकता है वो हम लोगों ने बता दिया। कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया भाई? चले आगे। तो काफी अच्छी चीज समझ में आई यहाँ पर हम लोगों को। मैग्नीज MnF7 बनाएगा क्या? फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएगा? MnF, और +4 में बना सकता है। क्लियर? कॉपर कौन कौन सा बना सकता है, +1 और? तो कॉपर आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा CuCl और Cu, सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे क्या हो जाएगा, CuBr और Cu, ऐसे क्या होना चाहिए था, Cu। अच्छा इसको, ये जो मोनो वाले है ना, उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Cu2, वही बात हो गई, Cu2 और क्या बनाना चाहिए, Cu बनाना चाहिए। लेकिन ये CiU2 स्टेबल, जो कॉपर का ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है CuI2 में, तो कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आयोडाइड बनता है वो स्टेबल। क्लियर है? तो जो CuI2 है, जो वो जल्दी से किस में टूट जाता है, Cu2I2 में। मतलब कॉपर +2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, +2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, और +2 में से +1 में गया, इसका मतलब ये क्या हुआ है, रिडक्शन। और I- क्या हो गया? तो देखो all Cu+2, सेकंड लिखा हुआ है ना, all Cu+2 हैलाइड आर नॉन एक्सेप्ट इन दिस केस Cu+2 ऑक्सीडाइज I-2, इसको ऑक्सीडाइज किया है तभी तो खुद क्या हुआ है। तो बताओ अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ Cu2I2, क्या पॉसिबल है? अरे Cu2I2 तो पॉसिबल है, लेकिन Cu2 पॉसिबल, तो Cu2 होता है वो नॉट, या नॉट स्टेबल लिख लो। क्लियर है? कन्वर्ट इनटू Cu2, नहीं समझ में आया? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब मुझे बताओ, आप लोग पढ़कर आए भैया, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या होता है, काफी स्टेबल। बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ Cu की, तो कॉपर क्या होता है भाई आपके पास, कॉपर होता है 3d10 4s1। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? 3d10 क्या बन जाएगा, ये फुल्ली फिल्ड बन जाएगा, हाँ या ना, फुल्ली फिल्ड। लेकिन अगर एक और इलेक्ट्रॉन, Cu+1 और +2 दोनों शो करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बचा? तो बताओ मजे की बात है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा +1 और +2 में से? ऑब्वियस ही बात है, आप बोलोगे सर +1, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड है कि नहीं है। लेकिन अगर आप लोग, तो नो डाउट Cu+1 और Cu+2 में से हम लोग बोलेंगे सर Cu+1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक्वस सॉल्यूशन में, इसमें अगर डी ब्लॉक के टॉप 5 क्वेश्चन में रखना चाहो तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर पूछा जाए कि Cu+1 को किसमें रख दिया मैंने, तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर पूछा जाए Cu+1 और Cu+2 में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप बोलोगे Cu+2। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ पर Cu+1 में तो क्या था, फुल्ली फिल्ड था ना भाई, इसमें है क्या फुल्ली फिल्ड। तो एक्वस सॉल्यूशन में Cu+2 क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, एक्वस सॉल्यूशन में Cu+2 इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि Cu+2 का हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है, और हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या निकालेगा, ज्यादा निकालेगा। तो वो हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा निकल जाती है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को भी कंपनसेट कर देती है।
जो Cu+2 के लिए हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा निकल जाती है कि उसकी आयनेशन एनर्जी को भी क्या कर देती है। अब इतनी ज्यादा एनर्जी निकल गई तो +1 से प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक्वस सॉल्यूशन में इन, यही लिख दो, इन aqueous solution Cu+2 is more stable than CO2। कर लोगे। तो एक्चुअली में क्या एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है समझ में आया। तो देखो जो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, जो Cu+ होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है किसमें, Cu+2 और Cu में। अब देखो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 और यहाँ पर, तो +1 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन और +1 से 0 मतलब जब किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और तो कौन सी रिएक्शन। नहीं समझ में आया सर। तो अगर पूछा जाए कि एक्वस सॉल्यूशन में कौन ज्यादा स्टेबल है, +1 और +2 में, तो Cu+2 ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन क्या बोलोगे, कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो देखो Cu+1 कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एंड अंडरगो, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने एक लाइन लिखी है, वेरी वेरी क्लियर है। और देखो अब इसका रीजन क्या है, Cu+2, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 रेदर देन, ये क्यों है, ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+2 देन, जो कि उसकी आयनेशन एंथैल्पी को भी क्या कर देगा, कंपनसेट। नहीं समझ में आया था। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात। जिन बच्चों के पास मास्क नहीं है वो लगा लें, है ना। हालांकि मुझे बार बार बोलना पड़ता है, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया करें, है ना। आगे चलो आगे। अरे कोई दिक्कत है क्या, चलिए नेक्स्ट आता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखो ऑक्साइड में बात करूं तो ऑक्साइड में कोई दिक्कत। अब स्कैंडियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। अरे +3 स्कैंडियम की कितनी होती है, तो स्कैंडियम क्या बना लेगा, Sc2। स्कैंडियम के ऑक्साइड में +3 आ गया। ऐसे ही कौन, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम की +4 होती है, वो TiO2 बना लेगा। वेरियम की +5 होती है, वो V2। क्रोमियम की +6 होती है, वो CrO3 बना लेगा। मैग्नीज की +7 होती है, वो Mn2। तो बता ऑक्सीजन तो खींच कर ले गया ना इसको +7 तक, लेकिन फ्लोरीन ले जा चुका था क्या, फ्लोरीन क्रोमियम तक तो बनाया था CrF5, लेकिन मैग्नीज के साथ इसने, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो कर लेगा Sc2O3 से Mn2O3। लेकिन फिर आगे जाऊंगा, मैग्नीज से आगे जाऊंगा तो आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो +2 या फिर, हालांकि इसके हाईएस्ट मैक्सिमम होती है +6, पर उसमें कोई कंपाउंड नॉन, तो या तो +2 या फिर, या तो +2 या फिर, तो +3 में क्या बनाता है वो Fe2। कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब इनके अलावा ये ओक्जा कैटायन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओक्जा कैटायन क्या बनाता है, वेरियम क्या बनाता है, VO2 पॉजिटिव। क्या बनाता है, VO2 या फिर VO+2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लोगे अपने आप। ये ओक्जा कैटायन क्या बना रहे हैं, ओक्जा कैटायन मतलब ऑक्सीजन के साथ जो कैटायन बना रहे हैं। अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। तो ये क्या बना रहे हैं, VO2 पॉजिटिव, VO+2, या फिर टाइटेनियम क्या बनाता है, TiO+2। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब देखो ये वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैग्नीज के साथ, जबकि ऑक्सीजन के साथ क्या बना दिया इसने, और Mn2O7 मतलब इसमें तो +7 हो गया, पर फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 में ही जाता करता। तो इसका रीजन क्या है, फ्लोरीन के साथ तो ये +4 में ही जा चुका है, जबकि ऑक्सीजन के साथ ये +7 तक पहुंच जाता। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो अगर 7 फ्लोरीन लगाने लगा तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा ना, जबकि ऑक्सीजन क्या बनाता है, तो डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड तो कम ही बने, ऑक्सीजन तो कम ही आए हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, बढ़ जाएगी। कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मेटल एक्सपेरिमेंट, नहीं समझ में आया, कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो मैग्नीज फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकता है, जबकि मैग्नीज +7 तक जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ, चलो, और ऑक्सीजन के साथ +7 तक क्यों पहुंच गया वो, तो क्या कैटायन में बनाता है, वेरियम कौन कौन सा बनाता है, VO2+, VO+2 या TiO+। ये यहाँ पर क्यों पढ़ा रहा हूँ, आगे भी आएंगे तो वापस से याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो ऑक्साइड कर सकते हैं, देखो मैक्सिमम ऑक्साइड की बात करता हूँ, इसका +2 में, +3 में, इसका +4 में, इसका प्लस, इसका प्लस और इसका प्लस,
आ गया या नहीं आ गया, जबकि मैग्नीज रुक गया था वहां। हो जाएगा। बाकी सारे आपको पता है, कॉपर +1 और +2 दोनों में बनाएगा। जेडएनओ, आपको जेडएनओ कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? एम्फोटेरिक। अरे बोलो ना, कैसा होता है, कैसा होता है? एम्फोटेरिक। Cr2O3 भी कैसा होता है? क्लियर है? Mn2O3 भी कैसा होता है? एम्फोटेरिक ही होता है। कुछ कर लोगे। अब एक क्वेश्चन वेरी वेरी, तो बोला है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन VO2 प्लस Cr2O7 और KMnO4। MnO4 माइनस मतलब KMnO4 ही तो है। Cr2O7 -2 मतलब K2Cr2O7। तो मैंने आपको बताया था जो K2Cr2O7 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और फिर किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। जबकि KMnO4 बताया था वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन किसमें? एसिडिक, बेसिक और। तो कौन अच्छा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो KMnO4 ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किससे? उससे कम कौन है? VO2 प्लस VO2। भाई वेनेडियम अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, +5 में, VO2 प्लस में, निकाल कर देखना। तो जो मेटल अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो कैसे होगा? तो सबसे अच्छा KMnO4। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो सबसे अच्छा कौन हो गया? फिर ये तो पता लग गया। और फिर VO2। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब ये आप लोग पढ़ना जो वैसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ई नोड वैल्यू। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ, तो ई नोड वैल्यू की मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही ऊपर। अरे SRP बता चुका हूँ ना भाई, वही सारी बकवास इसमें लिखी हुई है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो इसमें क्या बकवास लिखी हुई? इसमें वही बकवास लिखी हुई कि भैया मैग्नीज का और जिंक का और निकेल का एक्सेप्शनली क्यों आ रहा है इरेगुलरिटी। तो बता सकते हो कि इरेगुलरिटीज क्यों आ रही है? मैग्नीज और जिंक में तो हाफ फिट, फुल फिट कॉन्फ़िगरेशन, और Na+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी क्लियर है। तो यहाँ पर एक लाइन ये हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन मैं देख रहा हूँ, Ti+2 V+3 और Cr+3 आर स्ट्रॉन्ग। कितनी बड़ी बात बताइए भाई, टाइटेनियम अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, और जिन मेटल में अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो कैसे एजेंट हो जाएंगे, और अपनी हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो क्रोमियम जनरली आपको पता है +3 वाला ज्यादा सही होता है, +3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्रोमियम अगर +2 है तो किस में जाना चाहेगा? तो खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका क्या कर दिया? ओहो सर, कितनी बड़ी बात है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट कह रहा है फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल ई नोड वैल्यू आपको दी हुई है, एक्सप्लेन द इरेगुलरिटीज अबव। कहता है वैल्यूज में इरेगुलरिटीज आई, जैसे मैग्नीज में आई, निकल में आई, कॉपर में आई, है ना, या जिंक में आई। तो ये इरेगुलरिटीज क्यों आ रही है? भाई आपको पता है जो SRP होता है, जो SRP होता है वो कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? कौन कौन से? तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एनर्जी, एटमाइजेशन की एंथैल्पी थी, इनमें इरेगुलरिटीज आ रही थी। और इरेगुलरिटीज क्यों आ रही थी? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही थी। बता रहा है कि नहीं बता? तो जब इनमें इरेगुलरिटीज आएगी तो SRP में तो इरेगुलरिटीज आनी ही। तो यही बकवास लिखी हुई है, नहीं समझ में आया तो कर सकते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सीधा दे देगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, वाई ई नोट वैल्यू ऑफ Mn+3 / Mn+2 कपल विद मच मोर देन और Fe+3 तो कह रहा है कि जो Mn+3 और M+2 है इसमें वेरिएशन क्यों आ रहा है इन दोनों कंपैरिजन में? तो मैग्नीज का पता है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? अरे बताया तो, मैग्नीज, जिंक और निकल में क्यों वेरिएशन आया है SRP में, यही तो पूछा है इसने। तो मैग्नीज में क्यों वेरिएशन आया इनके कंपैरिजन में? कर लोगे या नहीं कर लोगे? ये पढ़ लोगे, सारे क्वेश्चन करना, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना। ओहो हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताऊं क्या भाई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको बताया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप लोगों को सब्सटेंस बताए थे, पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक, बताया था कि नहीं बताया था? तो डाया मैग्नेटिक क्या थे? वो सब्सटेंस जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर थे। और पैरा में, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस जो थे वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो रहे थे? रिपेल्ड। जबकि पैरा वाले क्या हो रहे थे? क्या पढ़ चुके थे? पैरों में क्या हुआ था? सारे जो डोमेन थे वो एक ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गए थे? अलाइन हो गए थे और स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे थे, हाँ या ना? एंटी पैरो में क्या थे? पैरेलल और एंटी पैरेलल में इक्वल डायरेक्शन में। जबकि फेरी में पैरेलल और एंटी पैरेलल तो थे, लेकिन क्या पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को?
और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब ज्यादा होगा? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कम होंगे? ज्यादा होंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट कब ज्यादा होगा? और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू अंडर रूट बहुत एन किसको बताता है? अगर किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 आ रहा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं 2 पॉइंट कुछ आ रहा है तो कितना आसान है। यही सारी बकवास कर सकते हो आप लोग। अब मुझे बताओ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो मैक्सिमम ही डायामैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होंगे? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम में D1 से D9 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, D0 और D10 में तो बहुत कम होंगे। अब क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो फिर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। अब कितनी बड़ी सारी टेबल दी हुई है इसमें। कहते हैं Sc+3 का बताओ भाई। स्कैंडियम क्या होता है? 3D14S2 +3 मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बचा? D0। कहते हैं Na+2 में बताओ। Na+2 क्या होता है? 3D8 +2 मतलब दो निकल गए, दो निकल गए तो क्या बचा? और D8 है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? तो मैग्नेटिक मोमेंट 2.84। अब क्या ये बताऊं मैं? तो कोई भी अगर इनमें आयन दे दिया तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो क्या? तो टेबल याद करने की जरूरत है क्या? मैथमेटिक्स आनी चाहिए थोड़ी, हो जाएगा ये। फालतू तो टॉपिक कैसा है एकदम बकवास। अब पूछा हुआ इसमें डाइवैलेंट एक्वा सॉल्यूशन का एटॉमिक नंबर 5 हो गया। Mn Mn+2 हो गया। Mn+2 मतलब क्या हो गया? D5 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट आता हो फॉर्मेशन ऑफ। तो कलर क्यों शो करें? डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बना रहे थे और कॉम्प्लेक्स बनाया था तो कौन सा ट्रांजिशन हो गया था? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होता? T2G और तो इसकी वजह से बताया था आपको, एक एग्जांपल बताता Ti H2O का होल 6 +3 तो Ti+3 मतलब हो गया D1। तो किस में टूटा था याद है? Eg और हुआ था। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रेजेंट होगा? Eg में। हाँ T2G में। जब एनर्जी मिलेगी तो वो कहाँ चला जाएगा? तो वहां पर क्या होगा? अनस्टेबल। वापस कहाँ पर आएगा? कर लोगे? तो इसकी वजह से एनर्जी क्या करेगा? एमिट। और कलर कौन सा हो गया था? वॉयलेट या फिर नहीं समझ में आया? अब देखो यहाँ पर डिफरेंट कलर दिए हुए। ये कौन सा कलर है? पहले वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहचानना। अरे ब्लू है ना भाई। अरे ये वॉयलेट किस कहाँ से दिख रहा है यार? ये तो ब्लू दिख रहा है मेरे को। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कौन सा कलर है? ब्लू। ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? पिंक। ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? ग्रीन। अरे वापस आ गया ना। ये कौन सा कलर है? तो दियो में देखो ये वाले आयन सारे कि जो यहाँ पर ये पहला वाला आयन दिया वेनेडियम का +2 वाला, ये कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू। +3 वाला ग्रीन। Mn+2 पिंक। तो जो कलर मुझे सही लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक जो आपको याद करने ही करने हैं। Mn+2 का कौन सा होता है? ये मैं ऐसे कर देता हूँ। Mn+2 का कौन सा है? अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पिंक है। Fe+3 का कौन सा है? येलो। Ni+2 का कौन सा है? और Fe+2 का भी कौन सा होता है? ग्रीन। Cu+2 का तो आपको पता ही है सर, हमको तो पता ही नहीं। अरे याद है CuNS3 का होल ट्वाइस +2, उसका कलर कौन सा आया था? ब्लू कलर सॉल्यूशन था कि नहीं था CuNS3 का? और CuSO4.5H2O ब्लू विट्रोल था या ना? तो Cu+2 में जनरली कौन सा कलर होगा? ब्लू। ये वाले सारे याद हो गए। Mn+2 का, Fe+3 का, और Ni+2 का, Fe+2 का, और Cu+2 का। जो D0 और D10 में होंगे वो तो देखो सारे याद करवा दिए। देखो अब मैंने पूछा Ni+2 का ग्रीन, Cu+2 का ब्लू, Zn+2 का D10 आ गया। D10 आ गया तो मतलब क्या हो गया? कलर है। Fe+2 का ग्रीन बताया था। +3 वाले का, +2 वाले का क्या पढ़ा चुका है सारी चीजें? हाँ या ना? कोई दिक्कत? D0 देखो D0। तो अब इतनी बकवास टेबल याद करने की जरूरत है कोई? ऊपर समझ में आ गया कौन से कलर याद करने हैं? चलो आगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ। ओहो ये तो पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया भाई। FeCN का होल 6 -3 -4 CuNS3 का होल 4 +2 बताओ कौन सा कलर? ब्लू कलर। कौन सा कलर? ये Fe+ क्या है? 3 तो कौन सा होगा +3 में?
+2 में इस कॉम्प्लेक्स का नहीं पता कौन सा कलर है, वो नहीं हो पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा होना चाहिए, वो तो लिगेंड पर भी तो डिपेंड करेगा ना। अब यहाँ पर आया ना कितने स्प्लिटिंग कराई। चले आगे। ओहो कैटालाइटिक, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन और लार्ज। अब आपको याद है मैंने बताया था आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताया था H+O2 SO2, फिर SO2 को जला दो SO3 बन जाएगा, और किसके प्रेजेंस में, V2O5 के प्रेजेंस में, और फिर SO3 को एडजॉर्ब कर लिया था H2SO4 से, तो क्या बन गया था H2H2O7 ओलियम को पानी में डालो H2। हेबर प्रोसेस बताई दिया N2+3H2 2NH3, तो उसमें कौन सा आ गया, आयरन, और हाइड्रोजनेशन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम, हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। पोस्टवाल प्रोसेस में क्या था, HNO3 बना था, उसमें क्या किया था हम लोगों ने, अमोनिया +O2, भूल जाते हो भाई, क्या बना था NO, फिर NO को जलाया था NO2, फिर NO2 को पानी में डाला था HNO3 बता था, और वहां पर क्या लिया था प्लेटिनाइज्ड। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब देखो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, पता था, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस वाली कैटालाइटिक, तो वहां पर पढ़ा चुका हूं मैं सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर I-H2O8 -2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, I2+, तो I- क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, तो ऐसा लग रहा है यही दोनों रिएक्शन हुई है, पर इसमें जो कैटलिस्ट होता है, इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, Fe+3, कौन सा होता है। अब Fe+3 क्या करता है, सबसे पहले I- से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, तो I- को ऑक्सीडाइज इसने किया है I2 में, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस, और खुद रिड्यूस हुआ तो Fe+2 जब खुद रिड्यूस हो गया तो वापस किससे रिएक्ट किया इसने, H2O8, तो खुद तो क्या हो जाएगा अब, और इसको क्या कर देगा, तो Fe+3 तो लास्ट में वैसे का वैसा मिल गया ना। तो ये कौन सी कैटालाइसिस रिएक्शन थी, होमोजेनियस कैटालाइसिस रिएक्शन। पता था होमोजेनियस कैटालाइसिस रिएक्शन में क्या होता था कि एक कैटलिस्ट होता था, वो किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करता था, फिर इंटरमीडिएट बनाता था, और फिर दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता, खुद वैसा वैसा बताया था ये आप लोगों को। तो यहाँ पर Fe+3 पहले I- को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, और जो Fe+2 है फिर उसको H2O8 -2 को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। कर लोगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ, ये भी क्या है कंपटीशन के लिए, है ना। अब मैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने कहा था डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनका साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, अब जैसे सेम भी छोड़ो, अभी तो यहाँ पर अलोई तो पढ़ ही नहीं रहे, वैसे सिंपल पढ़ रहे हैं, ये आयरन है। अब ये सॉलिड तो है, लैटिस ऐसे ही तो होगा, अरे भाई लैटिस आप लोग पढ़ चुके हैं ना, BCC FCC SCP, हाँ है ना। अब लैटिस जब बनते हैं तो उनमें गैप रह जाते हैं, तो इनमें जो गैप रहते हैं, इनमें जो गैप रहते हैं, जो वॉइड्स होते हैं, इनमें छोटे एटम, इनमें छोटे एटम, जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गए, ये क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उन्होंने लैटिस बना रहे हैं, कोई भी लैटिस बना रहे हैं, लैटिस में क्या होंगे, वॉइड्स होंगे, उन वॉइड्स में क्या होता है कि छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में ट्रैप होंगे, या फिर कैसे भी हो जाएंगे, तो कैसे भी हो जाएंगे ना, ये तो ऐसा थोड़ी एक के साथ एक ही ट्रैप होगा, है ना। तो ये जो कंपाउंड बनेंगे ये स्टाइशियोमेट्रिक होंगे या नॉन स्टाइशियोमेट्रिक होंगे, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक होंगे। कर लोगे या नहीं कर लोगे, पर अब गैप क्या हो गए, फिल हो गए, तो गैप फिल हो गए तो ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए ना, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो जाएंगे इन कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है वो कंपाउंड है, कंपाउंड आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन लाइक आर ट्रैप्ड इनसाइड द, और ये क्या होते हैं, ये ना तो पूरे तरह से आयनिक होते हैं और ना ही, तो देखो यहाँ पर क्या बना TiC Mn4n Fe3H, देखो VH 0.56 पूरा क्रिस्टल लिया, उसमें देख लिया वेरियम के साथ कितने हाइड्रोजन है, एक के साथ इतने के साथ इतने, तो एक के साथ एवरेज कितना होगा, हाँ या ना। तो स्टाइशियोमेट्रिक है कि, कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल्स, और उनकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो देखो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन दो जो प्योर मेटल से भी अच्छे हो गए ये तो, दे आर वेरी हार्ड हो गए, और देखो इनका हार्डनेस डायमंड तक पहुंच गया है ना। दे रिटेन मेटेलिक, मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई लॉस नहीं होता है, और ये केमिकली क्या होता है,
तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरडिजिट कंपाउंड में से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, तो 3 दे देंगे, एक नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत हार्ड हो गए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए, ज्यादा हो गए, केमिकली क्या होंगे, इनर्ट होंगे, और कंडक्टिविटी को तो मेंटेन करके। अब अलॉय आपको पता है, अलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, मैंने कहा था जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका साइज ऑलमोस्ट क्या होता है। अब जैसे कॉपर है, यहाँ पर कॉपर से कुछ बना हुआ था, हाँ या ना। अब यहाँ पर कॉपर और जिंक का साइज ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम। तो कुछ कॉपर किससे डिस्प्लेस हो जाएंगे, जिंक से, आ गया, और कॉपर और जिंक का एक कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये बन जाता है ब्रास। कर लोगे या नहीं करोगे। तो अलॉय क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल आपस में मिल रही हैं, या फिर एक मेटल और फिर नॉन मेटल मिल रही हैं, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और जब अलॉय बनेंगे तो वो हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे, हार्ड होंगे, और हार्ड होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द अलॉय सो फॉर्म्ड आर हार्ड एंड हैव ऑफन, क्लियर है। तो अलॉय ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद, देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, अब आपको पता है ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टिन, कॉपर और जिंक नहीं है, टिन है, ऐसा है, कॉपर और ब्रास में क्या होता है, कॉपर और गन मेटल में क्या होता है, कॉपर जिंक और, अब देखो ब्रॉन्ज हो, ब्रास हो या गन मेटल हो, कॉपर तो सभी में आ रहा है, कॉपर तो, अब देखो ब्रॉन्ज की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अब देखो याद करो, ब्रॉन्ज, ब्रास और गन मेटल, कॉपर तो सभी में ही, गन मेटल में तो 3 है, कॉपर जिंक और टिन। अब देखो ब्रॉन्ज को कैसे मैंने याद किया, मैंने याद किया ब्रॉन्ज में कॉपर तो होगा ही होगा, जेड से किसकी फीलिंग आ रही है, जिंक की, तो जिंक इसके अंदर ही आ गया, तो बचा क्या, तो ब्रॉन्ज में जिंक नहीं होता है, बस ऐसे याद करने के लिए, तीनों है ना, कॉपर जिंक और टिन, तो कॉपर तो आ ही गया, जिंक इसी में फीलिंग आ रही है, तो क्या बचा, टिन। ऐसे ब्रास लिया मैंने, तो ब्रास में कॉपर तो हो गया, ऐसे टिन की फीलिंग आ गई, तो बचा क्या, याद करने के तरीके अपने। और गन मेटल में क्या आ गया, कॉपर जिंक और, देखो नाइक्रोम में किसकी फीलिंग आ रही, नाइक्रोम, नाई, निकेल, क्रोम, और क्रोम से आयरन की फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही तो ले लो भाई, कर लोगे या नहीं कर लोगे, नहीं आ रही है तो क्रोम से किसकी फीलिंग आ रही है, आयरन की, नहीं आ रही तो भी लेना है ना। तो क्या आ गया, निकिल, क्रोमियम और शोल्डर होता है वो क्या होता है, टिन और, क्या होता है, टिन और, नोट नोट कर, नोट क्या, ये समझ में आ गया ना। तो ब्रॉन्ज क्या होता है बताओ, कॉपर और टिन, ब्रास क्या होता है, कॉपर और, गन मेटल क्या होता है, कॉपर जिंक और, नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम, आयरन, और शोल्डर क्या होता है, टिन और। ये यहाँ पर क्यों लिखवा दिए, मेटलर्जी में आएंगे, तो एक बार यहाँ पढ़ लिए और एक बार कहाँ पढ़ लेंगे, इनका कंपोजिशन भी लिख दिया, थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो मेटलर्जी तक याद हो जाएगा, है ना। चले आगे, व्हाट इज द मीन्ड बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब बता सकते हो, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और तो यहाँ पर मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में, ये किस में जा रही है, +7 में, और MnO2 है ना, तो मतलब +6 से +7 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो गया, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्लियर है। तो मैग्नीज फ्लोरीन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा कंपाउंड बना सकता है, Mn, और जबकि ऑक्सीजन के साथ Mn2। नेक्स्ट आता है ऑक्साइड एंड, तो ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। जो स्कैंडियम होता है केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा, +3, क्या +2 शो करता है क्या, जो स्कैंडियम होता है वो +2 शो, तो स्कैंडियम +2 में कोई ऑक्साइड बनाएगा, वो तो सिर्फ किस में बनाएगा, तो +3 में क्या बनेगा उसका, बाकी जितने भी मेटल है वो +2 में ऑक्साइड, और +2 में ऑक्साइड बनेगा तो देखो M+2 और O-2 क्या बन जाएगा, M क्या हो जाएगा, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, बाकी सारे +2 में बना सकते हैं, लेकिन स्कैंडियम की मजबूरी है, बताया था ना, जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो सारे के सारे +2 शो कर रहे थे, किसको छोड़कर, कर सकते हो, मैग्नीज क्या कर रहा है, Mn2, तो स्कैंडियम से देखो Mn2O7 तक सारे बनाए, अरे आए ना, और इनके ऑक्जा कैटायन भी स्टेबल थे, कौन कौन सा, VO2 प्लस VO +2 TiO,
क्या आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं पहले? अब एक लाइन जो मुझे यहाँ पर नहीं मिली वो मिली Mn2O7 इज ए कोवेलेंट ग्रीन। Mn2O7 is a covalent green oil. Mn2O7 is a covalent green oil. Mn2O7 is a और CrO3 और V2O5 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? अब मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड? तो मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, बेसिक नेचर के होंगे। सोडियम ले लो, सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक ही तो होगा। पर कुछ मेटल के ऑक्साइड अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, कुछ मेटल के ऑक्साइड अपनी क्या हो जाते हैं? एसिडिक। क्या हो जाते हैं? अब जैसे मैंने क्रोमियम लिया Cr, अब मैंने बताया था अगर एक ही मेटल के ऑक्साइड है, अगर एक ही मेटल है या नॉन मेटल है, एक ही कंपाउंड के ऑक्साइड है, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये बढ़ाया था मैंने पीरियोडिक टेबल में। एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड है तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक कैरेक्टर, तो ये क्या है? ये किसमें है बताओ? +2 ऑनलाइन, ठीक है। ये +3 और ये तो बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर, तो CrO कैसा होता है? एसिडिक। Cr2O3 कैसा होता है? एम्फोटेरिक। अरे क्या लिख दिया भाई? एसिडिक नहीं, ये कैसा होता है? मेटल का ऑक्साइड है। कोई बोल भी नहीं रहा है, मेरे साथ ही बोल रहे हैं बस। तो गलत हो सही हो बस मजा आ रहा है हमको। तो ये कैसा हो जाएगा? कर लोगे या नहीं कर लोगे? ऐसे ही बताओ, यहाँ पर क्या है? ये क्या है? +2, ये क्या है? +3 और ये क्या है? तो MnO तो कैसा होगा? और Mn2O7 कैसा होगा? कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे होंगे? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिक कैरेक्टर कर लोगे। तो Mn2O7 क्या है? अरे बोलो भाई, क्या है? क्या है? CrO3 क्या है? एसिडिक। तो पानी में डालूंगा तो एसिड बन रहा होगा। अरे हायर में है भाई। तो Mn2O7 को अगर मैं पानी में डालता हूँ, किसमें डालता हूँ? किसमें डालता हूँ? तो Mn2O7 को पानी में डालता हूँ तो क्या बनता है? HMNO, परमैंगनेट एसिड। कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट CrO3 को अगर मैं पानी में डालता हूँ, किसमें डालता हूँ? तो खुद बताओ H2 और CrO3 क्या हो जाएगा? एक H2 एक Cr और ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो क्या बन जाएगा? तो CrO4 होता है क्रोमेट और Cr2O7 होता है डाइक्रोमेट। तो ये दोनों बना लेता है। हम तो किसकी बात करेंगे? सिर्फ H2 CrO। क्लियर है? तो अगर Mn2O7 को पानी में डाला तो CrO3 को पानी में डाला तो ये एसिड बना रहे हैं नहीं बना रहे? तो इसलिए तो एसिडिक कैरेक्टर से थे। सर ये याद नहीं हुए, नहीं भी हुए तो मुझे कोई मतलब। क्यों नहीं है? क्योंकि P ब्लॉक में मैं बताऊंगा। तो P ब्लॉक में ये याद करवाऊंगा ही करवाऊंगा, क्योंकि और भी आएंगे वहां पर। क्लियर है? तो अभी याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कोई टेंशन, हम लोग P ब्लॉक में कर लेंगे। P ब्लॉक में नहीं हुआ तो फिर टेंशन वाली बात है ना। तो वहां पर सारे एक साथ लिखवाऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आपका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता दिया, लिखा होता है Mn2O7 को पानी में डालो तो HMNO4 और CrO3 को पानी में डाला तो क्लियर है। V2O5 क्या होता है? एम्फोटेरिक। और मेनली क्या होता है? ये देखो, ये पूरे पैराग्राफ का पूरा लिखा है मैंने। समझ में आ रहा है? पढ़ कैसे रहे हैं? वो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर जो पैराग्राफ कहना चाह रहा है। तो V2O5 कैसा होता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जनरली कैसा होता है? एम्फोटेरिक, पर मेनली एसिडिक होता है। क्लियर है? तो अब V2O5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? यहाँ पर सोल्ट की फॉर्म में। तो कैसे टूटता है ये? VO4 -3 और VO4 -3 एंड तो V2O5 exists as a salt in the form of VO4 -3 and VO2। अब देखो इन सभी में से अभी तक जितना ही पढ़ा है, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है, देखो V2O4 अगर एसिडिक मीडियम में क्या देता है? VO+2। एसिडिक मीडियम में सोल्ट की तरह काम करेगा और सोल्ट की फॉर्म में क्या बनाएगा? VO+2। V2O5 दोनों मीडियम में बनाता है, एसिडिक में भी और एसिडिक में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? क्या बनाएगा? सोल्ट VO4+ और एल्कली में बेसिक में क्या बनाएगा? अब देखो एसिड से किसकी फीलिंग आती है? H+ की, तो मतलब पॉजिटिव। और बेसिक से किसकी फीलिंग आती है? मतलब तो V2O5 देख रहे हो आप लोग, एसिड में तो देखो प्लस में बना है और एल्कली में हो जाएगा कुछ कुछ याद। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो V2O5 एसिडिक मीडियम में बोलो VO4
VO4 VO4 VO4 VO4 और एल्कली में तो यहाँ पर यही सारी चीजें लिखी हुई है। Mn2O7 HMNO4 दे रहा है, लिखा हुआ है। CrO3 H2 CrO4 H2 Cr2O7 दे रहा है, आया ना। जो V2O5 है वो एल्कली में तो क्या देता है VO4-3 और एसिड में क्या देता है VO4। Cr2O3 क्या होता है एम्पररिक, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके। तो यहाँ पर अपना एक डी ब्लॉक का एक जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है यहाँ पर कंप्लीट, क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस पूरे चैप्टर का K2Cr2O7 और KMNO, वेरी 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 और वेरी वेरी सिंपल भी है ना, इंपॉर्टेंट भी और सिंपल भी। चले यहाँ पर तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पोटेशियम डाई। तो सबसे पहले आता है K2Cr2O7 बनाने का प्रिपरेशन मेथड। अब ये बकवास तो आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर कि जो K2Cr2O7 होता है इंपॉर्टेंट केमिकल होता है यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री एंड एज ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी। तो बहुत सारे एजो कंपाउंड बनाने में भी ये काम आता है, कौन K2Cr2। तो एक तो किसमें काम आ रहा है लेदर इंडस्ट्री में, और एक प्रिपरेशन ऑफ मैनी एजो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो तो पता ही है हमको, वो कोई बहुत बड़ी बात। अब ये बनता कैसे, अब ये तो ये बनता कैसे है, हम लोग लेते हैं क्रोमाइट ओर। क्या लेते हैं, तो क्रोमाइट ओर होता है FeCr2O4। क्या होता है क्रोमाइट ओर, क्या होता है FeCr2O4 Fe इसकी रिएक्शन किसके साथ करा है, सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ अब सुनना ध्यान से। एक होता है Cr2O7-2। Cr2O7-2 क्या होता है, डाइक्रोमेट। क्या होता है, और एक होता है CrO4-2, ये होता है क्रोमेट। क्या होता है, तो Cr2O7-2 होता है डाइक्रोमेट और CrO4-2 क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात, डाइक्रोमेट और। अब देखिए सबसे पहले क्रोमाइट ओर क्या था, FeCr2O4 Fe उसके साथ किसकी रिएक्शन कराई, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ। तो सबसे पहले अपना काम है जो भी आपका क्रोमाइट ओर है उसको किसमें कन्वर्ट कर लें, क्रोमेट में। किसमें, तो सोडियम क्रोमेट में चेंज हो गया, Na2CrO4 यह बनाएगा CrO4-2, हाँ या ना, ये क्रोमेट ही तो है। तो जो भी क्रोमाइट ओर है उसको किसमें चेंज कर लिया मैंने, क्रोमेट। किसमें चेंज कर लिया, तो क्या बना यहाँ पर सोडियम क्रोमेट। अब जो सोडियम क्रोमेट बना उसमें डाला एसिड। क्या डाला, तो जब क्रोमेट में मैं एसिड डालता हूं तो वो डाइक्रोमेट बना लेता है। क्या बना लेता है, तो सोडियम क्रोमेट था, सोडियम क्रोमेट में क्या डाला, तो क्या बना लिया, डाइक्रोमेट। क्या है, Na2Cr2 हमको क्या बनाना है, क्या बन चुका है, तो Na2Cr2O7 आपके पास तैयार है, बस सोडियम को डिस्प्लेस करना है किससे, पोटेशियम से। तो इसमें KCl डाल, क्या डाल दूंगा, तो सोडियम डिस्प्लेस हट जाएगा और क्या आ जाएगा पोटेशियम, तो क्या बन जाएगा K2Cr2। तो जल्दी से बताओ मुझे क्या किया मैंने, क्रोमाइट ओर लिया, क्रोमाइट ओर क्या होता है FeCr2। तो जो क्रोमाइट ओर है उसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ कराई है, किसके साथ कराई है, सोडियम कार्बोनेट। किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो क्या बना है बताओ, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में क्या डाला, एसिड, तो सोडियम डाई क्रोमेट, और उसमें क्या डाल दिया, तो क्या बन गया। अब बाई प्रोडक्ट में क्या बना है वो याद करते रहना, क्लियर है। तो देखो रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। देखो क्रोमाइट था, Na2CO3 और O2, क्या बना, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में क्या डाला, एसिड, क्या बना, सोडियम डाई क्रोमेट, और सोडियम डाई क्रोमेट में क्या डाला, तो क्या बन गया। कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन दिख रही है आपको, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। इसकी तो K2Cr2O7 और KMNO4 की तो आप लोग वापस से एक लाइन पढ़ना, येलो ही नहीं सारी लाइन पढ़ना अच्छे से। तो सोडियम डाइक्रोमेट और अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करूं तो यहाँ लिख दूं सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, सोडियम Na2Cr2O7 की ज्यादा है किससे, K2Cr2
और इन दोनों में से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए कौन यूज किया जाता है? यूज, ये यूज वी बन गया ना, यूज फॉर वॉल्यूमेट्रिक। तो अगर पूछा जाए कि Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 में से कौन ज्यादा सोल्यूबल होता है, अगर पूछा जाए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए कौन यूज करता है? Na2Cr2O7 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए क्यों यूज नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये डेलिक्यूसेंट नेचर का होता है, ड्यू टू इट्स डेलिक्यूसेंट नेचर। ये किस नेचर का होता है? डेलिक्यूसेंट मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। डेलिक्यूसेंट नेचर मतलब ये पानी को आ रहा है बसन में, तो इसीलिए किसको क्या सोल्यूबल है ना, इसीलिए तो इससे ज्यादा सोल्यूबल है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए किसको यूज कर रहे हैं हम लोग? क्लियर है? अब बताओ, मुझे बताओ, CrO4-2 को क्या बोल रहे थे? क्रोमेट। और Cr2O7-2 क्या था? तो अगर क्रोमेट में एसिड डालूंगा, क्रोमेट में क्या डालूंगा, तो क्या बनेगा? पढ़ने पहले ट्राई करो, लिखने से ज्यादा पहले क्या कर लें, बोल लें। भाई पैराग्राफ ही तो साइड में लिख रहा हूँ मैं, कुछ अलग कर रहा हूँ क्या? तो मतलब पैराग्राफ साइड में लिखा मतलब वो चीजें पैराग्राफ में लिखी हुई, हाँ या ना? तो पहले हम लोग क्या कर लें, उसको बोल बोल कर, नहीं होता है ना डीप लोग, हाँ या ना? याद अच्छे से कर लो, अभी करवा रहा हूँ एक बार बोल बोल के। तो भाई मैंने अभी ऊपर बताया था, याद करो, मैंने K2Cr2O7 बनाया था, कैसे बनाया था? क्रोमाइट लिया था, उसमें क्या डाला था? Na2CO3 और O2। तो क्या बना? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में क्या डाल देते हैं? एसिड। तो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया था, और डाइक्रोमेट में क्या डाल देते हैं? अब क्या हुआ यहाँ पर? अब क्या हुआ देखो, क्रोमेट में अगर मैं एसिड डालूंगा तो क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट में अगर क्या डाल दूं तो क्या बन जाएगा? मतलब देख रहे हो यहाँ पर, क्रोमेट और डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम में है, एसिड और बेसिक मीडियम। क्रोमेट में एसिड डाला तो डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट में बेस डाला तो ये इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करेगा ना, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट से क्रोमेट, ये किस पर करेगा? अगर सॉल्यूशन की पीएच 4 है तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा। पर क्रोमेट में अगर एसिड डालूंगा तो, डाइक्रोमेट में अगर बेस डालूंगा तो, अब आपको पता है K2Cr2O7 किस कलर का होता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, पता है ना? तो ये तो ऑरेंज कलर का हो गया डाइक्रोमेट तो, लेकिन जो क्रोमेट होता है वो किस कलर का होता है? किस कलर का होता है? आए समझ में? तो यही सारा पैराग्राफ में लिखा है। तो देखिए यही दिया हुआ है, क्रोमेट में एसिड डाला तो डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट में बेस डाला तो इतनी बकवास करूंगा क्या मैं? कोई दिक्कत? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? और देखो यहाँ पर K2Cr2O7 इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन, यही तो बताया है, K2Cr2O7 को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज किया था, Na2Cr2O7 को क्यों नहीं किया? क्या सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात? अब हम लोग बना रहे हैं किसकी स्ट्रक्चर? क्रोमेट आयन की। किसकी स्ट्रक्चर? तो इस क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर को मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है? तो क्रोमेट आयन की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, अब क्या होता है क्रोमेट आयन? नीचे लिख दूं, CrO4-, ये होता है Cr डबल बॉन्ड O, Cr डबल बॉन्ड O, Cr सिंगल बॉन्ड O- और O-। क्लियर है? तो ये क्या होता है? क्रोमेट। इसने सारे बस बॉन्ड दिखाए हुए कौन कौन से, अब डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है ये दिखाया हुआ, तो ये क्या हो गया? क्रोमेट। डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7, तो यहाँ पर Cr डबल बॉन्ड O, Cr और O माइनस, Cr डबल बॉन्ड O, Cr डबल बॉन्ड O और O, और बीच में ये क्या होता है? अब डाइक्रोमेट में रेजोनेंस हो जाएगा। देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो ये तीनों क्या है? ऑक्सीजन रेजोनेंस में। ये तीनों भी क्या है? नहीं समझ में आया? जबकि जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में है क्या? तो रेजोनेंस की वजह से Cr और के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जबकि वाले इस वाले ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ब्रिजिंग ऑक्सीजन की या साइड वाले? ब्रिजिंग ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि वो प्योरली सिंगल बॉन्ड है, जबकि साइड वाले इधर वाले और इधर वाले। अब डाइक्रोमेट में एक क्वेश्चन बन सकता है कि डाइक्रोमेट में कितने CrO की बॉन्ड लेंथ सेम होती है? 6, 3 ये वाले और 3, और ये जो बीच वाले 2 CrO बॉन्ड लेंथ है इनके अलग। तो किसकी ज्यादा होगी?
तो देखो ये 179 और ये कितनी है, तो सर ये याद करो, ये याद नहीं करना, बस किसकी ज्यादा है किसकी, कितने सीआरओ बॉन्ड लेंथ सेम है, 6। एक जो याद करना वो याद करना इनका बॉन्ड एंगल, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है सीआरओसी वो कितना होता है 126 डिग्री, 126 डिग्री। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो क्रोमेट किस कलर का था, येलो कलर का। डाइक्रोमेट कैसा होता है, ऑरेंज, आपको पता ही है, क्लियर है। अब डाइक्रोमेट की अगर मैं बात करूं तो जो बॉन्ड एंगल था सीआर का 126 डिग्री, और इसमें कितनी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, सीआरओ बॉन्ड, 6 सीआरओ बॉन्ड लेंथ सेम होती है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्रोमेट में अगर ऐसे डालूंगा तो, डाइक्रोमेट में बेस डालूंगा तो, कोई दिक्कत वाली बात, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब मुझे बताओ जो K2Cr2O7 होता है वो कैसा एजेंट होता है, कैसा एजेंट होता है? तो खुद क्या होगा, तो आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, जो Cr2O7-2 होता है, Cr2O7-2, आपको पता है ये एसिडिक मीडियम में खुद +6 से किसमें आ जाता है, पढ़ा है मैंने, बहुत बार पढ़ा है। तो खुद एसिडिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट है वो खुद एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो रहा है, तो सामने वाले को क्या करेगा, तो कैसा एजेंट हो गया? तो मतलब अब इसकी जितनी भी रिएक्शन होगी ये सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, और खुद +6 से किसमें जा रहा होगा? सर बहुत डिफिकल्ट था, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो यही आप लोगों को लिखा हुआ है, देखो Cr2O7 एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में किसमें चला गया खुद, तो सामने वाले को क्या कर देगा? तो देखो किसको किस में कन्वर्ट करेगा, अब ये तो बकवास लिखा हुआ है इसमें, मैं तो यहाँ पर लिख दिया साइड में। देखो Fe+2 को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, कर दिया ऑक्सीडाइज, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr+3 में। H2S है, H2S में जो सल्फर है वो किसमें है, -2 में, तो -2 से किसमें भेज दिया, तो H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर दिया, Sn+2 को, I- को, नाइट्राइट को, ऑक्जिलेट को, क्या पढ़ाया है कहीं पर, रिडॉक्स में पढ़ाया था C2O4-2 को CO2 में, SO3-2 को, जो सल्फाइट होता है उसको सल्फेट में, SO2 को सल्फेट में, थायो सल्फेट को, जो थायोसल्फाइट होता है उसको किसमें, सल्फेट में। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो SO3-2 हो, SO2 हो या H2O3-2, तीनों को ही किसमें कन्वर्ट कर दिया। तो बताओ रिएक्शन याद करने की जरूरत है क्या? अब जैसे मैंने K2Cr2O7 की, देखो कोई रिएक्शन लिखी, मैंने K2Cr2O7 है ना, इसकी रिएक्शन कहता है H2SO4 प्लस क्या है, FeSO4, क्या है बताओ क्या होगा? तो ये खुद तो किसमें चला जाएगा, +3 में। +3 में मतलब क्या बना ले, Cr2SO4 का होल ट्राई चला गया +3 में, और Fe+2 को तो क्या बना देगा यहाँ पर, Fe2SO4 का होल ट्राई, +2 से +3। अब रिएक्शन रटू क्या मैं, तो खुद पता लग गया, खुद +6 से किसमें चला जाएगा, और सामने वाले को, तो Fe+2 को किसमें ऑक्सीडाइज करता है, H2S को S में, NO2- को Sn+2 को, I- को, SO2 को -2 में, H2O3-2 को SO4-2 में, SO3-2 को कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पर ये सारे लिखी हुई हैं, देखो I- को किसमें कर रहा है ऑक्सीडाइज, H2S को S में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, Sn+2 को Sn+4 में, Fe+2 को। अब ये रिएक्शन भी करके दिखा दी इसने, देखो खुद +6 से +3 में चला गया, और उसको +2 से, कितनी बकवास करूं क्या मैं, समझ में आया साइड में? अच्छा ये कौन था, K2Cr2O7 ने करा है, कैसा एजेंट होता है K2Cr2O7? तो ये +7 से, ये सॉरी ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद +6 से +3 में चला गया। KMnO4 भी कैसा एजेंट होता है, तो वो भी Fe+2 को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, H2S को, I- को, ऑक्जेलेट को। तो बताओ KMnO4 करने की जरूरत है क्या, KMnO4 की रिएक्शन पता लग गई? चले आगे। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है अपना कंप्लीट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जल्दी से बताओ कि मैंने बनाया कैसे था। ब्रोमाइड और था Na2 और एयर सोडियम क्रोमेट बना था, सोडियम क्रोमेट में एसिड डाला था तो सोडियम डाइक्रोमेट और KCl से डिस्ट्रॉय था। सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में कौन ज्यादा सॉल्युबल था? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए कौन यूज करता है? सोडियम डाइक्रोमेट क्यों यूज नहीं करते हैं? कर लोगे या नहीं कर लोगे?
अब ये तो हो गया एनसीईआरटी, कुछ अलग भी पढ़ना है ना, कंपटीशन भी तो देना, आया ना, तो वो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो लगभग सेम है सारी चीजें, बस कुछ नहीं करना। खुद देखो K2CR2O7 को क्या कर रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए तो इसमें से जितनी भी रिएक्शन लिखी है उनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे वाली तीनों पढ़ चुके हैं, पर हमको तो पता नहीं लग रहा है, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो K2CR2O7 अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर पोटेशियम क्रोमेट मिलता है, प्लस क्या मिलता है, Cr2O3 प्लस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो सोचो ये रिएक्शन अब मैं आपको कहां पर भी लिखवाने वाला हूँ, ऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड में, आपको दी हुई नहीं है, पर क्यों लिखवाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी ब्लॉक की, तो वहां पे ब्लॉक में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो जब मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करता हूँ तो डाइक्रोमेट को हीट करने पर क्या मिलता है, क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो सब कुछ भूल जाए, अगर इसको हीट करने पर ये दोनों चीजें तो याद रखना कि डाइक्रोमेट को हीट करने पर क्रोमेट मिलता है और O2 मिलता है, Cr2O3 भी मिलता है। अब मतलब क्रोमेट में एसिड डाला तो डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट में बेस डाला था तो वो डाइक्रोमेट है, इसमें क्या डाला, बेस, तो क्या डल बन गया, ये क्या है, K2CR2O7 एसिडिक मीडियम में खुद +6 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन गया ना +3 में Cr2SO4 का होता है, +3 में तो है, तो बताया कि नहीं बताया, K2CR2O7 Cl- को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस, देखो +3 में आ गया कुछ। तो बाकी तीनों रिएक्शन तो पता है ना नीचे वाली तो जब मैं K2CR2O7 को हीट करूंगा तो कौन सी गैस निकलती है, तो K2CR2O7। अब कई बच्चे नाइट्रोजन पे लगा देते, भाई नाइट्रोजन तो दिख भी नहीं रहा, अरे कर लोगे, ऑप्शन में दिए होंगे, तो ऐसे नहीं कि जय माता दी करना है भाई, उनमें भी हम लोगों को तुक्का भी मारना है, तो कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, हाँ या ना। तो K2CR2O7 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, डाइक्रोमेट को हीट करने पर क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस, कर ले, क्लियर है, वेरी 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 वेरी, ठीक है। अगर टॉप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो टॉप फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है डी ब्लॉक का, तो है क्रोमिल क्लोराइड। तो जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होगा वो आएगा आप लोगों का ऑक्सीजन फैमिली में, और वहां से चुरा लिया है मैंने, और कहां पर लिख दिया है, डी ब्लॉक। H2SO4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, H2SO4 पढ़ेंगे वहां पर। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है, क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के लिए। क्रोमिल क्लोराइड आयन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, अब आपको एक सोल्ट दिया गया, अब सोल्ट क्या दे दिया, तो KCl दे दिया, NaCl दे दिया, आया ना, तो में क्लोराइड आयन है कि नहीं है, तो अगर सोल्ट दे दिया गया और पूछा गया कि भैया इस सोल्ट में क्लोराइड आयन है या फिर, तो उसको डिटेक्ट करो। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। तो हम लोगों ने क्या लिया, सोल्ट लिया, क्या लिया, सोल्ट, उसमें क्या डाला, K2CR2O7 और हीट किया। तो जब हीट करते हैं तो एक क्रोमिल क्लोराइड की रेडिश ब्राउन कलर की क्या निकलती है वेपर, तो क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2 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 CrO2, क्या पढ़ा चुका हूं ये मैं क्रोमिल क्लोराइड, आया ना, फिनोल में डाला था क्रोमिल क्लोराइड, याद है, बेंजोफिनोल बना था, याद है। तो क्रोमिल क्लोराइड की वेपर किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन, कई रेड वेपर भी लिख देते हैं, रेडिश ब्राउन वेपर भी लिख देते हैं ना, वो देख लेना जो भी ऑप्शन में हो। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किसके डिटेक्शन में काम आता है, क्लियर। तो क्या करते हैं इसमें, क्लोराइड का डिटेक्शन कैसे करते हैं, सोल्ट लिया, K2CR2O7 लिया और H2SO4 लिया, हीट किया, तो क्या बना, अगर रेडिश ब्राउन कलर की वेपर बन रही है तो वेपर किसकी वजह से बनी होगी, क्रोमिल क्लोराइड की वजह से, और वो क्या होता है, CrO2 CrO2 CrO2। ये टेस्ट यहाँ पर खत्म, ये टेस्ट यहाँ पर फिर भी आपको फर्दर कंफर्म करना है कि भैया ये क्लोराइड आयन था जो गिवन सोल्ट है, तो जो वेपर निकल रही है ना रेडिश ब्राउन कलर की वेपर, उसको NaH के सॉल्यूशन से पास करा दो, किस सॉल्यूशन से पास करा दो, तो जो वेपर निकली है अगर उसको NaH के सॉल्यूशन से पास कराए और NaH के सॉल्यूशन का जो कलर है वो येलो हो गया, क्या हो गया, तो फिर हम कंफर्म हो जाएंगे क्रोमिल क्लोराइड है। क्रोमिल क्लोराइड क्यों बना होगा, क्लोराइड, कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो when CrO2 Cl2 vapor pass through a yellow color solution is और which is due to formation of सोडियम क्रोमेट, तो बता था क्रोमेट का कलर येलो होता है, आया ना, तो CrO2 Cl2 प्लस NaOH क्या बना लेगा, सोडियम क्रोमेट, और येलो हो जाएगा सॉल्यूशन कलर। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किसके डिटेक्शन में काम लिया जाता है, क्या करते हैं इसमें, सोल्ट लेंगे, K2CR2O7 लेंगे और H2SO4 लेंगे, तो अगर रेडिश ब्राउन कलर की वेपर निकल रही ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO2 Cl, अगर फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो उसको NaOH के सॉल्यूशन येलो हो गया तो भैया फिर वही है, क्लियर है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी है मैंने K2CR2O7 की, जो कि कहां से उठा लिया वापस से,
ऑक्सीजन फैमिली से H2SO4 आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ेंगे सारी रिएक्शन। तो K2Cr2O7 प्लस 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 H2O2। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में लिया इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये क्या बनाता है? ये किस तरह का होता है? अब ये तो सभी को पता है, ये तो, लेकिन जो CrO5 होता है वो स्टेबल, तो जो CrO5 बना है अगर उसको रखना है, प्रिजर्व करना है, तो उसको किस में रखेंगे? CrO5 इज स्टेबल ओनली, तो ये बना है, अगर ईथर और पायरीन हुआ तो ये CrO5 एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा किसमें? Cr+C। और तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है CrO5 किस में स्टेबल होगा? नहीं होगा तो किसमें फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा? Cr+3 और O2 में। तो कब बना है CrO5? जब K2Cr2O7 की रिएक्शन H2SO4 की वजह से। अब CrO5 का मैं आपको बता चुका हूँ कैसी स्ट्रक्चर होती थी इसकी, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? कितना होता है? +6 होता है। कितने पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं? 2 पेरोक्साइड। ओ सिंगल बॉन्ड होता है ना 2 पर। क्या पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें। तो यहाँ पर अपना K2Cr2O7 क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लोगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्या? पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर क्या लिया था? ऊपर लिया था मैंने क्रोमाइट और FeCr2O4, Na2CO3 और Ar। तो उससे क्या बना था? क्रोमेट, और क्रोमेट में ऐसे डालकर कर लिया था। अब देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक सारी बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार माहौल बना लें। यहाँ पर मैं लूंगा MnO2। क्या लूंगा? जब मेटलर्जी पढ़ा रहा हूँ तो एक टर्म पढ़ाऊंगा पायरलूसाइड। तो पायरलूसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? पायरलूसाइड क्या होता है? याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत, सुन तो लिया ना, कुछ होता है आया ना। तो पायरलूसाइड होता है MnO2, वो बाद में हम लोग मेटलर्जी में पढ़ लेंगे। तो MnO2 में क्या डाला भाई? बेस। क्या डाला? वहां पर क्रोमाइट में Na2CO3 डाला। अच्छा यहाँ पर भी क्या होता है देखो, जैसे क्रोमेट और डाइक्रोमेट था ना, क्रोमेट और ऐसे ही एक होता है MnO4-2, MnO4, और एक होता है MnO4-। MnO4- होता है KMnO4 वाले। तो ये तो क्या होता है? पर मैग्नेट आयन। हाँ या ना? ये कौन सा आयन होता है? मैग्नेट आयन। क्लियर है? तो MnO4-2 तो क्या होता है? मैग्नेट आयन। और MnO4- क्या होता है? MnO4-2 क्या होता है? और आपको पोटेशियम परमैग्नेट बनाना है ना, पोटेशियम। तो परमैग्नेट होता है MnO4- और मैग्नेट होता है MnO4-। तो वहां पर डाइक्रोमेट बनाना तो पहले क्या बना था? क्रोमेट। और क्रोमेट को एसिड में डाला था तो ऐसे ही जब पोटेशियम परमैग्नेट बनाएंगे तो पहले क्या बनेगा? और मैग्नेट को एसिड में डालूंगा तो वही फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखें तो देखो मैंने लिया MnO2। MnO2 को क्या बोलूंगा वहां पर मेटलर्जी में? पायरलूसाइड। तो MnO2 लिया और KOH लिया, वही एयर ले लिया। देखो वहां पर भी एयर लिया था K2, तो क्या बना? K2। ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम और मैग्नेट K2MnO4 को किस में डाल दिया? तो क्या बन गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो MnO2 + KOH एयर पास कराया, क्या बना? पोटेशियम मैग्नेट। और मैग्नेट को एसिड में डाला तो क्या बना? वहां पर भी ऐसे किया था, क्रोमेट। क्रोमेट बनाया था, क्रोमेट को एसिड में डाल के डाइक्रोमेट बना लिया था। यहाँ पर मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट को एसिड में डालकर। तो MnO2 की रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ? KOH की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है? KNO3 या फिर, तो MnO2 + KOH इन द प्रेजेंस ऑफ या तो एयर या फिर KNO3 या फिर क्या बना देगा? पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट, और फिर मैग्नेट में क्या डाल दूंगा? एसिड। तो क्या बन जाएगा? अब परमैग्नेट कैसे कैसे बन सकता है? या तो ऐसे डाल दो, या फिर क्या डाल दो तो भी बन जाएगा, या फिर क्या डाल दो तो भी बन जाएगा, या फिर क्या डाल दो। तो देखो मैंने क्या क्या, अब इसमें इतना सारी चीजें नहीं लिखी हुई है पर याद तो हो गया ना। तो अगर आपके पास पोटेशियम मैग्नेट है और क्या बनाना है? पोटेशियम। तो एसिड वाला कॉन्सेप्ट तो सभी बच्चों को पता ही होता है, पर और क्या किस किस से हम लोग परमैग्नेट बना सकते हैं? CO2 डाल दो, Cl2 डाल दो, पूरी रिएक्शन याद। बस आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम मैग्नेट को अगर परमैग्नेट में, ये सेफ्टी के लिए लिखा है ना। बाकी तो हम लोग जो अभी ऊपर होंगे वो पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है। तो क्या क्या कर दो बताओ? ऐसे डालकर भी बना सकता हूँ, CO2 डालकर भी, Cl2 डालकर भी, और पढ़े यहाँ पर
तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ देखो MnO2 प्लस KOH प्लस AF बना लिया पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम जो मैग्नेट बना उसको किसमें डाल दिया, क्या बन गया? ओहो सर कौन सी बड़ी बात बताई, कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट देखो कमर्शियली कैसे बनाते हैं। कमर्शियली, तो कमर्शियली बनाने का भी मेथड ऑलमोस्ट सेम है। कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय, कमर्शियली कैसे बनाते हैं देखो, आपने MnO2 लिया, वो इसमें क्या डाला, इसमें KOH, और इसको ऑक्सीडाइज करा दिया एयर या फिर, तो पहले कौन सा आयन बन गया, यहाँ तक तो वही सेम है। फिर जो मैग्नेट आयन बना है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दिया किसमें, ऑक्सीडेशन मतलब देखो ये +6 है होता है और ये कितना होता है प्लस। तो कमर्शियली कैसे बनाएंगे, वही MnO2 लिया मैंने, एल्कलाइन सॉल्यूशन में लेते हैं। किस सॉल्यूशन में, तो MnO2 लिया, एल्कलाइन ही तो है, तो MnO2 लिया एल्कलाइन सॉल्यूशन में, क्या पास का पहले एयर या KNO3, तो क्या बन गया मैग्नेट, और मैग्नेट का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दिया एल्कलाइन सॉल्यूशन में, क्या बन गया। तो पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, बहुत डिफिकल्ट था सर, ये तो नीचे सारा पढ़ लिया और भी पढ़ लिया। लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, लेबोरेटरी में क्या लेते हैं Mn+2, Mn+2 की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, H2O8, Mn+2 की रिएक्शन, Mn+2 की रिएक्शन, तो होता है ये +2 से खुद तो +7 में जाएगा, परमैंगनेट बनाना तो खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूस, रिड्यूस किसमें हो जाएगा, कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो कमर्शियली तो आपको पता ही लग गया, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, Mn+2 की रिएक्शन H2O8-2 होता है पर ऑक्सी डाइसल्फेट, पर ऑक्सो, कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो किस कलर का होता है, और ये किससे आइसोस्ट्रक्चुअल होता है, KClO से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो KMnO4 होता है जो वो आइसो स्ट्रक्चरल होता है किससे, और खुद कैसा होता है ये डार्क, वेरी वेरी, कर लोगे या नहीं कर लो, वेरी 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 वेरी, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो आपको बताता, जब मैंने K2Cr2O7 को हीट किया था, जब डाइक्रोमेट को हीट किया था तो क्या बना था, क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस O2। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, मैग्नेट, क्या मिल जाएगा मैग्नेट, वहां पर Cr2O3 मिला था तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा MnO2 प्लस, वही फील आ रही है ना, डाइक्रोमेट को हीट करने पर क्रोमेट प्लस O2 प्लस Cr2O3, और पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने पर मैग्नेट प्लस मैग्नेट Mn से MnO2 प्लस O2। तो KMnO4 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस, ये दोनों रिएक्शन O2 के प्रिपरेशन मेथड में वहां पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखो ये MnO4-2 है या नहीं है, तो MnO4-2 का स्ट्रक्चर तो ये हो गया, और MnO4- का ये हो गया, तो MnO4-2 तो क्या हो गया मैग्नेट, और ये क्या हो गया नीचे वाला। अब MnO4-2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, अरे +6 MnO4-2 का, तो इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो कैसा हो जाएगा इसका नेचर। तो मैग्नेट आयन हो या परमैग्नेट आयन, दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, आया ना। मैग्नेट आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो नेचर कैसा होगा, जबकि परमैग्नेट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी आएगी, कितनी आएगी, तो कैसा हो जाएगा। तो मैग्नेट का तो कैसा होता है पैरा, और परमैग्नेट का कैसा होता है, क्या रटू इसको बना लो ना, उसमें D1 है उसमें D0 बचेगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात। जो परमैग्नेट आयन होता है वो कैसा कलर का होता है, ग्रीन, और KMnO4 तो आपको पता है किस कलर का होता है, और इसका रीजन भी क्या था KMnO4 का भी, चार्ज ट्रांसफर, कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब ये कैसा एजेंट है, अब देखो ये रीड करने वाला पॉइंट पढ़ लोगे आप लोग, आया ना। अब मुझे बताइए कैसा एजेंट है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो तीनों मीडियम में करता है काम, तो एसिडिक मीडियम में क्या कर रहा था, ये +7 से पढ़ा है हम लोगों ने बेसिक में, +7 से +6, अरे हाँ है ना, और +6 में क्या बना लेगा ये MnO4-2। और अगर मैं न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम की बात करूं, Mn+, और Mn+4 में क्या बना लेगा Mn, क्या पढ़ा चुका हूं, तो तीनों ही मीडियम में खुद रिड्यूस हो रहा है, तो सामने वाले को क्या कर देगा, हो गया बस। अब देखो एसिडिक मीडियम की बात करूं, किसकी बात करूं, तो ये एसिड में है, तो एसिड में बताओ पहला क्या है, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट को किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, Fe+2 को, NO2- को, I- को, H2S को,
कर लोगे नहीं कर लोगे ऊपर सारे का? हाँ या ना? तीनों मीडियम में कैसे काम कर रही है समझ में आ गया? और खुद बताओ एसिडिक मीडियम में +7 से, एसिडिक मीडियम में लिखा हो देखो I- को I2 में और खुद +7 से, तो ये सारी रिएक्शन बढ़ा दी आप लोगों को। SO3 - 2 को और खुद +7 से, कितनी बड़ी बात है, कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब आते हैं न्यूट्रल या फिर फेंटली, उसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें भी H2O3 - 2 को पता है थायोसल्फेट को सल्फेट में, अरे बता देगा। अब न्यूट्रल मीडियम है तो खुद +7 से, ये +2 है, +2 को क्या कर दे ऑक्सीडाइज किसमें, और खुद बताओ +7 से खुद किसमें चला गया, आया ना? एक जो इंपॉर्टेंट है, एक जो I- को इसने किसमें ऑक्सीडाइज किया है, किसमें, और खुद बताओ न्यूट्रल या फेंटली अल्काइल खुद किसमें चला गया, न्यूट्रल मीडियम +4। तो देखो एसिडिक मीडियम में तो I- को किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, और फेंटली अल्कालाइन या न्यूट्रल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, वो एसिडिक मीडियम में I- को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, खुद +7 से किसमें जाएगा, +2 में। लेकिन न्यूट्रल या फेंटली अल्कालाइन मीडियम में खुद तो जाएगा +4 में, लेकिन इसको किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें करेगा, किसमें करेगा। अब जब एसिडिक मीडियम लेंगे तो एसिड लेंगे ना, तो जो एसिड लेते हैं वो लेते हैं H2SO4, क्या लेते हैं, HCl या HNO3। जब KMnO4 की रिएक्शन करवा रहे हो, टाइट्रेशन करा रहे हो, तो एसिडिक मीडियम में अगर करवा रहे हो तो एसिडिक मीडियम में क्या लेंगे, HCl या फिर HNO3। क्यों नहीं लेते उसके बारे में बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है परमैंगनेट टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ R क्यों होता है, अभी तो टाइम हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे। ये समझ में आया या फिर नहीं आया, ईमानदारी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो यहाँ तक कर सकते हो, है ना? तो आज का ये लेक्चर हम लोग शेयर कर लेंगे।